कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के ने 1 लाख का पर्सनल लोन लेके 100 करोड़ का धंधा बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपकी जॉब से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी कैसी थी? आई वॉज द यंगेस्ट वन कि मैं सबसे कम उम्र का एम्प्लॉय था उस कंपनी में। कुछ लोग आईआईटी बॉम्बे, कुछ लोग आईआईटी दिल्ली से हैं, कुछ स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं और मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट। जब आप कॉलेज में थे तो वो फर्स्ट किक आपको कब मिली जब आपको लगा कि नहीं, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है? मतलब बैक बेंचर्स होते हैं तो उन कैटेगरी में मैं आता था। तो उस टाइम पे मतलब बिजनेस करने का नहीं था, उस टाइम पे बस ये था कि यार कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ना एक जनरेशन आगे लेके जाना चाहते हैं, कि आपको लगा कि शायद वो जॉब से पूरी नहीं होगी। मुझे वहाँ से ना थोड़ी सी किक मिलने लगी कि यार अमित, तुझे ना कुछ अपना शुरू करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता था नहीं, इवन मैं खुद रेंट पे रहता हूँ यहाँ पर। तो जो बिजनेस की प्लानिंग है वो प्लानिंग आपको कहाँ से आई? बिजनेस कभी किसी के कहने से शुरू नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर पैशन है ना, तभी आप बिजनेस शुरू करना। रिस्क एक बहुत बड़ी चीज है और रिस्क का कैलकुलेशन होना चाहिए और वो भी बियॉन्ड द लिमिट्स होना चाहिए। तो मेरे माइंड में एक था कि यार अमित, मैं बिजनेस में फेल हो गया तो क्या किया जाएगा। आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से आपका सेलिंग पॉइंट है? और हर कंपनी की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। कुछ कंपनीज एमएलएम में कर रही हैं, कुछ कंपनीज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस हो गया। काफी लोग कहते हैं कि जैसे हम अगर फिश ऑयल लेते हैं या तेरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। इज इट ट्रू? इट इज 100%, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में तो मैंने एक्चुअली, बहुत लोग बोलते हैं बट मैंने खुद से भी किया अपने ऊपर। बर्नआउट ना बहुत कॉमन है कि अगर आप बर्नआउट कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी के लिए, अगर आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं और वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आज का पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ बात करेंगे हम हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं न्यू हब्स के फाउंडर मिस्टर अमित त्यागी जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। सर, यू मोस्ट वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी पूनम, थैंक यू सो मच। अमित जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी कैसी थी? सो बेसिकली पूनम, मेरी क्या है कि मेरी जर्नी बड़ी वर्सेटाइल रही है। कि जब मैंने जॉब शुरू करी और बिजनेस शुरू करा, और आज के डेट में मतलब मैं अपने आप को तब अगर 10 साल पहले देखूं और आज देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ है और बहुत सारे जर्नी में चेंजेस आए हैं। तो उस जर्नी में अगर मैं बात करूं, तो जब मैं जॉब करने गया था तो मेरा कैंपस में प्लेसमेंट हुआ, पहली कंपनी में मैं गया। तो वहाँ पर मुझे मतलब आई वॉज द यंगेस्ट वन कि मैं सबसे कम उम्र का एम्प्लॉय था उस कंपनी में। मेरे से ज़्यादा लोग, एजुकेटेड लोग थे वहाँ पर। कुछ लोग आईआईटी बॉम्बे, कुछ लोग आईआईटी दिल्ली से हैं, कुछ स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं और मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट। तो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था, बट अगर मैं आज देखूं उस एक्सपीरियंस को तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है। और उस जर्नी की मैं बात करूं तो वहाँ पर अमूमन मैंने 1-1.5 साल काम किया, बट मैंने वहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो मैंने सीखा क्या वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर सीखा हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। तो मेरी पहली ही जर्नी और जो कंपनी रही ना, तो वो हार्ड वर्क मेरे को बहुत सिखा गई। वहाँ का कल्चर जो मुझे सिखाया कि हार्ड वर्क कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, तो वहाँ से वो जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। देन उसके बाद मैं एक दूसरे स्टार्टअप में गया, तो वहाँ पर मैंने अपने स्किल्स को बड़ा एनहांस किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट नेटवर्क में जाके काम किया। तो वहाँ पर मैंने अपने नेटवर्किंग बनाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, ये सब सीखा। तो हार्ड वर्क और रिलेशनशिप बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन बन के जो एक आता है ना बिजनेस में, तो उसने मुझे बिजनेस करने के लिए तैयार किया। तो वहाँ से जब मैं बिजनेस की बात करूँ, तो जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था अपने सन 2016-17 के आसपास से, तो वहां पर मेरे को 2 चीज बहुत अच्छे से आ चुकी थी। वन इज हार्ड वर्क और सेकंड इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो है, आपको एक बिजनेस शुरू करने में ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स और भी होते हैं, बट ये मेरा मानना है कि ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहां से हम मेरे बिजनेस की जर्नी शुरू होती है। एंड जब हम बिजनेस शुरू कर रहे थे तो हमें खुद नहीं पता हमें क्या करना था, ना हमारे पास पैसे थे। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, कि स्मॉल टाउन से भी आता हूँ। तो मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय
और उसकी पुरानी जनरेशन सब फार्मिंग करते हैं, तो बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई क्लू नहीं था, बट बिजनेस करना ये पता था। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके कुछ फंड्स अरेंज करे, फैमिलीज फ्रेंड से करे, कुछ फैमिली से करे, एक्सटर्नल फैमिली से, कुछ बैंक से करे। तो ये सब करने के बाद हमने बिजनेस शुरू कर दिया, और बिजनेस शुरू करते करते सिर्फ एक माइंड में था, सिर्फ पैसा कमाना है। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हमें ये वैल्यू करनी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई एजुकेशन बैकग्राउंड था नहीं कि मैं IIT से IIM से पढ़ के आया हूँ कि मेरा माइंड उस लेवल का मैच्योर है। और उस टाइम पे मेरी एज भी अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 25 की ईयर्स के आसपास होती है। तो वहां पर 25 ईयर्स में आपका ना माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता, बट लकीली मैंने बिजनेस शुरू कर दिया और मेरा पैसा भी बनना शुरू हुआ। और पैसे बनते बनते चीज में समझ में आने लगी कि यार हम करने कुछ और निकले थे और कर कुछ और रहे हैं। फिर धीरे धीरे अपनी जर्नी को थोड़ा एक्सटेंडेड करा कि यार एक लार्ज कंपनी कैसे बनाई जाए, कंज्यूमर बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिला। तो अपना जो कल्चर है, जो आसपास के लोग हैं, उनसे मिलने का, डिफरेंट मोड में जाके लोगों से मिलना शुरू किया। और वहां पर बड़े लार्ज एंटरप्रेन्योर के जो कंपनीज थी उनके फाउंडर से मिला, उनके टॉप मैनेजमेंट की कंपनी से मिला। तो मैनेजमेंट से मिलने के बाद फिर रोल डिफरेंट आ गया, और आज समझ में आता है कि अमित 10 साल पहले अमित कुछ और था और आज के टाइम में कुछ और है। तो ये एक जर्नी बहुत रही है, अच्छी कंसिस्टेंसी रही, बट बहुत कुछ सीखा उस जर्नी में। हार्ड वर्क, रिलेशनशिप बिल्डिंग, टीम को कैसे मैनेज करें, डिफरेंट क्राइसिस जब आए, जैसे कोविड आया उसी जर्नी में, ठीक है, बिजनेस में बड़े फेलियर्स आए, अप एंड डाउन्स आए, तो बहुत कुछ वहां पर लर्निंग्स भी रही और मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ। तो आई फील, मतलब मेरा एक चीज है कि बिजनेस में ना आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो ना तो आप फेलियर से डरते नहीं हो। क्योंकि मेंटल, अगर देखिए क्या है, जब आप सक्सेस मिलती रहेगी तो आपको एक दिन फेलियर भी मिलेगा, और जब फेलियर मिलेगा तो आप उसको ना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से भी आता है, क्योंकि आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं डिफरेंट जगह गया हूँ। मैं बिजनेस करते करते, मतलब उस टाइम पे तो मेरा रूटीन था, हर 6 मंथ के बाद मैं कहीं ना कहीं जाता रहता था। जैसे क्योंकि मैं बद्रीनाथ को बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो मैं हमेशा हर साल जाता हूँ वहां पर। तो 2 अक्टूबर मेरा फिक्स डे है वहां पर हर साल जाने का। तो वहां से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और मैं हमेशा ऐसी जगह अकेले जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि कारण क्या है ना, कि आई वांट टू लर्न माई सेल्फ, कि मुझे कुछ सीखना अपने आप से, कुछ अपने आप में इम्प्रूव करना है। एंड आई वांट टू, कि जब मैं वो कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ भगवान के साथ, तो मेरे और उनके बीच में कोई दूसरा चीजें ना हो। आइदर मैं अपनी फैमिलीज को भी नहीं लेके जाता, तो वो मेरे को एक प्राइवेट प्लेस चाहिए। मेरे लिए वो कोई घूमने की जगह नहीं है, मेरे लिए वो कोई दूसरी फन करने की जगह नहीं है, मेरे लिए वो जगह है जहां पे जाके आके मैं अपने आप से बात कर सकूं, अपने 1 साल की जर्नी देखूं कि मैंने क्या पाया है, क्या लॉस किया है, और फिर मैं वहां से रिचार्ज होकर दोबारा से स्टार्ट कर सकूं। ओके, दैट्स द थिंग। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि जब आप कॉलेज में थे तो वो फर्स्ट किक आपको कब मिली, जब आपको लगा कि नहीं, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है? तो वो किक क्या थी? तो कॉलेज में तो मतलब मैं कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट्स की तरह था। तो हमारा एक ग्रुप था, तो जिसमें हम मतलब बैक बेंचर्स होते हैं, तो उन कैटेगरी में मैं आता था। तो उस टाइम पे मतलब बिजनेस करने का नहीं था, उस टाइम पे बस ये था कि यार हम लोग छोटे शहर से दिल्ली आए पढ़ने के लिए, यार कुछ करना है, क्योंकि कुछ सपने लेके आए थे कि यार कुछ करना है। अब वो जॉब से करना है या बिजनेस से करना है, ये उस टाइम पे डिसाइड नहीं था। तो बट कुछ करना है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर ना, मतलब दिल्ली में जब हम आए तो दिल्ली में हमने ना लोगों को देखा, यार बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफरेंट जोन, मतलब हमने तो बहुत सारी चीजें डिफरेंटली देखी। लोगों का बात करने का लाइफस्टाइल चेंज है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, लोगों का सोचने का तरीका अलग है, और लोगों का एजुकेशन, बात करने का तरीका अलग है। तो वो सारी चीजें हमने अपने कॉलेज टाइम में सीखी, और उस टाइम पे कोई ऐसा डिसाइड नहीं था कि बिजनेस करना है, बट वो धीरे धीरे आता चला गया कि बिजनेस करना है। शायद मेरी डेस्टिनी में था कि मुझे बिजनेस करना है, तो इसीलिए मैंने बिजनेस शुरू करा। तो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है, वो धीरे धीरे अपने आप से अंदर से आया कि यार बिजनेस करना है। और बिजनेस का एक दूसरा पर्पस भी था, जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मेरे को एक चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी थी कि यार मेरे को ना अपने ना फैमिलीज का ना लाइफस्टाइल चेंज करना है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि यार आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड इनकम होती है, उसी में आपको सरवाइव करना है। अगर कोई रिसोर्स इधर से उधर हुआ तो आपका सारा बैलेंस शीट हिल जाती है, अगर मैं बिजनेस में बोलूँ तो।
तो वो चीज मैं बचपन से वो देखते आ रहा था कि यार फादर की एक सैलरी आती है, उसी में हमारी फीस जानी है, उसी में हमारे दूसरे एक्सपेंस है, उसी में हमें घूमने भी जाना है। और घूमने के नाम पे होता क्या था कि घर के आसपास आप चले जाओ, आप उस टाइम पे हमारे घर से हरिद्वार ऋषिकेश ये पास पड़ता है, तो हम लोग, हमारे लिए यही था घूमने के लिए, और वहां पे चले गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो यही चीज को देखते हुए यार हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब आप कभी खुल के जी नहीं पाओगे। तो ये एक चीज था कि यार कुछ बड़ा करना है, तो वो बड़ा करने से ही फैमिलीज का लाइफस्टाइल चेंज होगा, और उन जब लाइफस्टाइल आपका चेंज होता है तभी आपको सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलती है। अदरवाइज आप ना वो हजार लोगों की लाइन में ही खड़े रहते हो, ठीक है, तो आपको कोई डिफरेंट पहचान नहीं पाता। तो आपका इसलिए क्या कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा तो लोग आपको पहचानेंगे, मेरे पेरेंट्स को पहचानेंगे, मेरे को एक अलग पहचान मिलेगी, मेरी फैमिली को एक अलग पहचान मिलेगी। एक तो इस सोच के साथ हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज में सोच रहे थे, तो वो सोचा, फिर जॉब से निकलते निकलते बिजनेस आया और वहां से हमने बिजनेस को शुरू करा। जी बिल्कुल। ये जो थॉट है ना कि जब हर मिडिल क्लास की आई थिंक यही थॉट होगी कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ना एक जनरेशन आगे लेके जाना चाहते हैं, और विच इज़ अ गुड थिंग। और शायद वही आपकी एक किक थी कि आपको लगा कि शायद वो जॉब से पूरी नहीं होगी, वो हमारा बिजनेस से पूरा होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको वो आइडिया बिजनेस को लेकर कैसे आया कि मुझे अब बिजनेस करना है, और बिजनेस होता कैसे ये समझ में आया? तो सो बेसिकली क्या है ना, उसमें मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि बिजनेस का आइडिया कि अब बिजनेस शुरू करना है। क्योंकि क्या है कि मैं जब जॉब कर रहा था, तो मैं जॉब करते करते ना मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट देखता था, और जो मेरे डिपार्टमेंट मेरे काम का भी नहीं है ना, मैं उसमें भी डिपार्टमेंट में जाके काम करने लगता था। जस्ट लाइक कस्टमर सपोर्ट, मेरा कोई दूर दूर तक लेना नहीं, मैं एक परचेज डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था, बट मैं वहां पे भी कई बार जाके क्या काम करने लगता था। और उसके लिए मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मुझे सैलरी चाहिए या मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, या मैं कई बार मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, जाके उनको इनपुट दिए हैं, उनसे कुछ सीखा है, तो वो मेरे माइंड में कभी नहीं था। बट ये था कि मुझे कुछ करना है और अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो मेरे माइंड में क्या, फिर मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे और मेरे कलीग्स थे, तो वो मुझे वहां से ना थोड़ी सी किक मिलने लगी कि यार अमित, तुझे ना कुछ अपना शुरू करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता था नहीं नहीं यार, मेरे पास कोई पैसे ऐसे हैं नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूंगा, इवन मैं खुद रेंट पे रहता हूँ यहाँ पर, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और एक दो बार मैंने अपनी फैमिली को भी बोला कि भाई मुझे अपना बिजनेस करना है, तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं, अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा कमा रहा है, और इन सब चीज पे फोकस मत कर, और बिजनेस करना है तो बाद में करना। अब उनके लिए वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि उनके लिए बिजनेस क्या है, उनके लिए जो छोटे शहर में जो पेरेंट्स रहते हैं, उनके लिए बिजनेस इतना है कि आपने कोई शॉप खोल ली, आपने कोई फ्रेंचाइजी ले ली, या आपने कोई शोरूम खोल लिया, या आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, या आपने कोई रियल एस्टेट का काम कर लिया, या आपने कोई फाइनेंस का काम कर लिया, तो ये लैंडिंग का काम कर लिया, ये उनके लिए बिजनेस होता है। और उन्होंने वो भी ये चीज देखते हैं कि यार उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो सब कुछ चला गया, उसके पीछे के सर्कमस्टांसेस उनको पता नहीं होते हैं, बट वो सोचते हैं नहीं, ये तो आज तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो बहुत आता है, और जिस दिन जाता है तो वो घर से भी चला जाता है। तो उनको ना ये जो फियर है ना उनको था, तो वो कहीं ना कहीं ठीक थे। बट मेरे लिए बिजनेस, ये सब बिजनेस नहीं थे कि मेरे को ये सब करना है, मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, और ब्रांड बिल्डिंग करनी है, ब्रांड बनाना है, कंज्यूमर बिजनेस करना है, ये सब करना है मेरे को। और मैं कंज्यूमर की साइकोलॉजी पढ़ के उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करूं, ये एक बिजनेस बनाना है, ये सोच के मैंने अपना बिजनेस और अपना ब्रांड शुरू किया। और जो मैं अभी बात कर रहा था 5 मिनट पहले कि मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे किक दिया वहां से, जो मेरे फ्रेंड जो कलीग थे, तो वहां से मुझे समझ में आने लगा कि यार मुझे अपना बिजनेस शुरू करना लगेगा। और वो बार बार, मतलब कभी कभी हम लोग लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं कि हमें यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। तो फिर मैं कहता था नहीं 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 हो पाएगा। तो फिर मैंने फाइनली एक दिन डिसीजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग जगह से आया कि कैसे डिसीजन लिया कि जॉब छोड़नी है। क्योंकि जॉब छोड़ना, एक जॉब जो है ना, वो एक ऐसी चीज है कि जिसको छोड़ने के लिए ना आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि आपको एक मंथली आपकी सैलरी आती है, आपका लाइफस्टाइल सेट हो जाता है कि यार मेरे को इतनी अर्निंग्स आ रही हैं, और उसी अर्निंग्स में मेरे को ये करना है, वो करना है, और उसी हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं इनफैक्टली क्या है कि मेरे को आज भी याद है, तो मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बद्रीनाथ जी गया, और वहीं से मेरे को मतलब किक आया कि मैं गए थे हम सिर्फ ऐसे कि घूमने के लिए, पर्पस मेरा था क्या कि घूमना जाना। और वहां से हम जब गए तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार अगर मैंने कुछ अच्छा लाइफ में करना है तो मैं ना जॉब छोड़ना चाहता हूँ, बट भगवान तो मुझे ना मेंटली प्रिपेयर करते बस। तो वो मैंने वहां से उनसे बोला जाके, और मैं वहां से आया और अगले दिन मैंने रिजाइन डाल दिया।
मुझे ये नहीं पता मुझे करना क्या नहीं करना, और अगले आते ही मैंने रिजाइन डाल दिया। अच्छा। और मैंने अपने घर पे नहीं बताया किसी को, मैंने रिजाइन डाल दिया और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद फिर वो रिजाइन का जो नोटिस पीरियड था उसी टाइम पे मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, उसी टाइम पे मैंने फंड्स अरेंज करे। वही शॉर्ट नोटिस जो होता है 60 डेज के आसपास का मेरा नोटिस पीरियड था, उसी टाइम पे मैंने सब कुछ करा। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे 1-2 लोगों को पता था जो मेरे बहुत क्लोजली थे। बट उनको सब लोगों को ये पता था कि शायद अमित को नई जॉब मिल गई है, तो वो नई जॉब। और उस मीनवाइल मैं एक काम और कर रहा था, मैं नोटिस पीरियड में ना मैं इंटरव्यूज भी दे रहा था। मतलब बिजनेस तो सोच ही रहा था, मैं इंटरव्यूज भी दे रहा था। उसके पीछे मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि एक बार अमित अपने स्किल्स तो चेक कर ले, कि पता चला कि फेल हो जाएगा तो क्या दोबारा से जॉब स्टार्ट कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तो लकी मेरा उसी टाइम पे क्या हुआ, 2-3 कंपनीज में सिलेक्शन भी हुआ उसी नोटिस पीरियड में। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सैलरी दी। वो मेरे माइंड में आया कि ग्रीडी मेरे फैमिली बोलने लगी इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, क्यों जॉब बिजनेस करना है और ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने डिसीजन ले लिया। भगवान ये मौका ना बार बार नहीं मिलते। मतलब जो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको ना लाइफ में ना 2 बार मौके मिलते हैं, तो वो आपके ऊपर कॉल है कि आपको उनको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। मेरे को वो मौका मिला, भगवान ने दिया, मैंने अटेम्प्ट किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। मौकों को लेके मुझे ना एक बात याद आई है कि हमने हमेशा देखा है लाइफ में कि जब भी हमें कोई नया मौका मिलता है ना, वो नया मौका अपने साथ 2 मौके लेकर आता है और वो 2 मौके में से हमें चूज करना पड़ता है कि अभी हमें ये चाहिए या ये चाहिए। आई एम श्योर आपके साथ भी होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू आपने दिया तो आपका वहां भी सिलेक्शन हो रहा था, हैंडसम सैलरी मिल रही थी, लेकिन फिर अगेन ये डिसीजन लेना कि नहीं मैं एक बिजनेस के साथ जाऊंगा, मुझे बिजनेस ही करना है। तो पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये तो एक हो गया माइंडसेट। आपने बताया कि आपको फर्स्ट किक मिली, आपके माइंड में ये आ गया कि अब मुझे बिजनेस करना है। आई एम श्योर हमारे कितने बहुत सारे ऑडियंस है जिनके माइंड में आता होगा कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको बिजनेस करना है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर का डर बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आपने बताया कि एक सैलरी को हम एक सेफर साइड लेके चलते हैं कि ये सैलरी है, ये फिक्स है, और जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। तो जो बिजनेस की प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपको कहाँ से आई और सबसे पहले माइंड में क्या आया कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है? तो बेसिकली इसको ना मैं इसको 2 पार्ट्स में आंसर देता हूँ कि जब हमें ये जो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी बहुत सारी ऑडियंस जो है ना, वो शायद वो आज एंटरप्रेन्योरशिप करना सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, उनको बिजनेस करना है। मेरे पास भी डिफरेंट लोगों के कॉल्स आते हैं जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज में है या उनके नोन में है कि भैया हमें ये बताओ, हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, क्या करें क्या ना करें। तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन बोलता हूँ कि यार देखो, पता है बिजनेस कभी किसी के कहने से शुरू नहीं हो सकता कि आपको मैं बता दूं कि ये वाली कैटेगरी में आप काम कर लो तो आप कर लोगे, या ये बिजनेस आइडियाज हैं। वो ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है ना, तभी आप बिजनेस शुरू करना। दूसरा एक चीज है, बिजनेस के साथ सेक्रीफाइस आते हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस एंड दिस, मतलब आप बिजनेस अगर आप लग्जरी के लिए कर रहे हो तो प्लीज आप बिजनेस ना करें। बिजनेस अगर सेक्रीफाइस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देखे हैं अपनी लाइफ में और ये मेरा पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस रहा है। और जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिन्होंने कुछ बिल्ड किया है और जिनसे मेरी पर्सनली बात होती है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार हमने ये सेक्रीफाइस किए हैं, हमने ये सेक्रीफाइस किए हैं, और वो बिल्कुल रियल है। बिजनेस ऑलवेज आप, क्योंकि आप अगर कोई चीज बनाने चले हो या बिजनेस आप कोई बनाने चले हो तो वो आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा। अब वो सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट में हो सकते हैं कि एक तरफ आपके पास पैसे हैं कि आपको बोलना है कि मेरे को BMW लेनी है, और एक तरफ क्या है कि आपका बिजनेस पैसा मांग रहा है। तो ये सेक्रीफाइस है, आपको चूज करना है कि आपको BMW चाहिए या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो ये एक चीज है। कई बार आपके पास पैसे होते हैं कि आप अपनी फैमिली को अब्रॉड ट्रैवल करने जाएं या आप आपको बिजनेस में लगाएं। तो आपका फ्रेंड्स या आपकी फैमिलीज की जो नोन में है वो लोग अब्रॉड गए हुए हैं घूमने के लिए, आप यहाँ बिजनेस में लगे हुए हैं। तो ये सेक्रीफाइसेस होते हैं, और मेंटल सेक्रीफाइस की एक टाइम पे सब कुछ ब्रोक डाउन हो जाता है, फिर आपको वापस से रीस्टार्ट करना होता है, बैक टू द बेसिक्स से आपका करना होता है। तो ये एक मेरा आपके ऑडियंस को क्वेश्चन है कि बिजनेस हमेशा पैशन से होता है, सेक्रीफाइस के साथ होता है। क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था बिजनेस, तो मेरे एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि मैं अगर बिजनेस में फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ी चीज है और रिस्क का कैलकुलेशन होना चाहिए, और वो भी बियॉन्ड द लिमिट्स होना चाहिए। तो मेरे माइंड में एक था कि यार अमित, मैं बिजनेस में फेल हो गया तो क्या किया जाएगा। तो
मेरे को समझ में आया कि यार अमित, सब कुछ आपके अगेंस्ट में चल रहा है कि भैया आपका बिजनेस फेल हो गया, आप इंटरव्यूज के लिए दोबारा जा रहे हैं जर्नी में, आपको कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कंपनीज बोलने लगी हैं कि आपका तो 2 साल का गैप है, इसने बिजनेस शुरू किया था, अब ये जॉब सिर्फ टाइम बिंग के लिए, जहां से इसको पैसा मिलेगा फिर दोबारा शुरू कर देगा ये। तो ये माइंड में आते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन हमारे भी माइंड में आते थे। तो फिर मैंने क्या सोचा था कि यार अगर सब कुछ खत्म हो गया तो कैसे होगा। तो मैंने एक माइंड में सोच लिया था कि यार अमित, तेरे को, तू पढ़ा लिखा है, तेरे को आता है, तू ना गाड़ी चला लेना, क्योंकि तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पढ़े लिखा ड्राइवर, तेरे को ना 18-20 हजार की सैलरी तेरे को कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगी। तो ये मैंने सोच के एक्सट्रीम लेवल पे सोचा था। और दिल्ली में मतलब ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और ठीक है, तो ये आपको ये सोचना है। जब आपने ये सोच लिया ना, तो फिर आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। तो पुनः आपने मेरे से दूसरा क्वेश्चन ही पूछा था कि कोई बंदा आज के टाइम में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कैसे प्रोसेस से शुरू करे। तो एक सबसे पहला इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जब भी कोई बिजनेस शुरू कोई करना चाहे ना, तो बिजनेस शुरू करने की कोई एज नहीं होती, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होते कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। वो कोई एडवांटेज वो नहीं है कि भाई कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। ये सब चीजें आपकी एक प्लेट में सब कुछ चीजें नहीं मिल सकती। यू हैव टू अरेंज ऑल द थिंग्स। तो जब आप बिजनेस शुरू करें तो उसके प्रोसेस 3-4 हैं कि पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपको बिजनेस करना क्या है, किस कैटेगरी में काम करना है, और किसी के बोलने से आप बिजनेस करना शुरू करें। आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज के साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हर बिजनेस के सक्सेस की जो की है ना, वो आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूशन है। आइडियाज आज भी बहुत लोगों के बच्चों के माइंड में रात को आते हैं, सुबह भूल जाते हैं कि रात को बिजनेस करेंगे, सुबह वो फिर क्या है वो भूल जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमने एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस किया कि यार ये करना है। अगर हम फेल भी हो गए तो हमने उसको अंडू करने में टाइम नहीं लगाया, फिर दोबारा करते हैं, बैक टू द बेसिक्स। तो वो कोई मतलब ईगो को लेके नहीं कि यार मैं कर रहा हूं तो यही होगा, या उसने किया, जिसने भी वो किया, जिसको आप देख के कर रहे हो तो आपके साथ भी होगा। वो कभी भी कहीं पे कोई डिसाइड नहीं है, कोई की थ्योरी नहीं लिखी। आपकी जर्नी है, आपके डिफरेंट तरीके, आपके खुद सर्कमस्टांसेस हैं, आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप अपने प्लस पॉइंट्स को और एडवांटेज में ऐड कीजिए, और जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पे आप काम करिए। तो यही एक तरीका है जो मुझे लगता है कि बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए। एंड आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे पहले लाइए। अगर आपके ऊपर अपने कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा नंबर है आपकी फैमिली को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप समझो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आपकी कस्टमर है। भाई जब आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो क्या आप दूसरे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, या दूसरे कस्टमर्स को आप कन्विंस कर पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को सबसे पहले कन्विंस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कीजिए। अगर वो आपके कन्विंस है तो दैट मीन्स आप मेंटली प्रिपेयर हो बिजनेस करने के लिए। करेक्ट। तो ये 3 चीजें जो मैं मोटा मोटी में बता रहा हूँ, ये चीज है। बाकी सब लोगों की डिफरेंट जर्नी होती है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो करेक्ट। काफी अच्छी बातें आपने बताई यहाँ पे। मुझे एक चीज समझ में आई है कि इंसान का ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उस बिजनेस के लिए। आज के टाइम पे नहीं तो इतना शॉर्टकट है, वो लोग बिजनेस नहीं कर सकते जो लोग इंटरनेट पे जाके आइडियाज ऑफ बिजनेस सर्च कर रहे हैं। करेक्ट। वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो आइडियाज निकाल रहे हैं, है ना। कोई भी आइडिया आपके इंटरेस्ट के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। एक तो सेकेंडली, जो प्लान ऑफ एक्शन आपने फैमिली की बात बोली ना सर, यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है ना कि आपकी फैमिली आपसे एग्री नहीं है और वो नहीं एक्सेप्ट कर रही होती है, कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप ये काम करोगे तो शायद नहीं होगा, आप अपनी जॉब करो। और वो जो फैमिली प्रेशर आता है, अगर तो फैमिली कन्विंस नहीं है तो उसको कैसे हैंडल करना होता है, वो आप मुझे थोड़ा सा बताइए। तो जैसे क्या है कि अगर देखिए क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि फैमिली कन्विंस नहीं हो पाती, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप समझा नहीं पाए। दोनों में डिफरेंस है। तो एक चीज है, आपसे बेटर आपकी फैमिली को कोई नहीं जानता। तो आपको पहले ये समझना है कि मैं अपनी फैमिली को समझा पाऊंगा या वो समझना नहीं चाहते। अगर वो आप समझा पाएंगे तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप वो समझना नहीं चाहते तो आप अपने आप को डोंट ब्लेम कि आप अपनी फैमिली को समझा नहीं पाए, तो आप अपना काम करना शुरू कर दो। वो जैसे जैसे आप काम शुरू करोगे वैसे वैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली होती चली जाएगी। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं अपनी फैमिली को, जब उन्होंने कहा कि बिजनेस क्या करेगा,
क्या होता है बिजनेस, क्योंकि उनको बिजनेस के डेफिनेशन उनके डिफरेंट थे और उसमें मैं उनको कभी गलती नहीं मानता और मैं उस चीज के लिए उनको बोलता हूँ कि कारण क्या है, क्योंकि भाई जहां हम कल्चर में रह रहे थे, जिस सिटीज में हम रह रहे थे, तो वहां के आसपास के लोग इसी तरीके के होते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव बताते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बताते हैं। अपनी फैमिलीज में ना दोनों दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो वो चीज क्या है कि आपको वो धीरे 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 कुछ चीजें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए और काम करते चले जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, फिर धीरे 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 समझ में आने लगा। तो फिर जैसी मेरे फैमिलीज को जो लैंग्वेज समझ में आई मैंने वो बताई। उनको समझ में आया कि बिजनेस कर रहा है, मैं हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बिजनेस कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि उनको ना ये मोटा वर्ड बताऊंगा तो समझ में आएगा, तो मैंने उनको माइक्रो नहीं बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे होता, 1 साल बाद फिर चीजें चेंज हुई, तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आने लगे। एंड जब वो सारी चीजें सॉर्टेड होती जाती हैं तो फिर क्या है, फिर फैमिलीज को फिर डिटेल में पता चलने लगता है। तो वो एक तरीका है आपका, या तो आप इस तरीके से काम करिए या फिर आप कन्विंस करिए अपनी फैमिलीज को, 2 ही तरीके हैं। और मैं इसको मैंने एक चीज भी देखी है कि आजकल की जो जनरेशन्स हैं या जो छोटे शहरों से जनरेशन्स आती हैं, तो वहां पर क्या है कि लोग ना फैमिलीज को भी ब्लेम करते हैं। मैं ना उसके हमेशा अगेंस्ट पे रहा हूँ कि यार मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, यार मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा, मेरे को मेरे भाई ने सपोर्ट नहीं करा। यार वो एक्चुअली क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आप खुद हो। फैमिलीज पे कभी नहीं जाना चाहिए यार। फैमिलीज के खुद की लिमिटेशंस हैं। आप सपोर्ट क्या समझते हो? सपोर्ट में ना 3-4 डेफिनेशंस आती हैं जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट। तो कई बार फैमिलीज के पास फाइनेंशियल सपोर्ट करने का टाइम वो नहीं होता है कि उनके पास कंस्ट्रेंट है कि यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि कई बार उनके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं करने का टाइम नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सपोर्ट चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, काम करो, आगे बढ़ो। अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि यार ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, तो वो कभी नहीं आने वाला। और कभी सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में कभी नहीं आते, सर्कमस्टांसेस फेवर में बनाने पड़ते हैं। Exactly. तो वो आप सोचने लगे सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, वो तो कभी नहीं होने वाला। और इवन मैं आज, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आज तक के आज के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ कि कल रात भी मेरे के सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट में थे, तो सर्कमस्टांसेस तो हमेशा अगेंस्ट में रहेंगे। टिल लास्ट ब्रीथ तक आपके सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट में रहते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। आपने अगर ये समझ लिया कि स्ट्रगल के साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपको कोई भी फेलियर नहीं आएगा और आपको हमेशा सक्सेस मिलती चली जाएगी। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं ना कि फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा या फलां चीज ऐसी होती तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता, मुझे लगता है वो लोग सबसे बड़े फेलियर होते हैं। और जो फेलियर होता है ना, वो ही शायद अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता है ना। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मुझे आपसे ये जानना है, अभी हम आते हैं आपकी कंपनी के ऊपर। जब न्यू हब स्टार्ट हुई तो वो फर्स्ट थॉट कैसे आया और आपको इसी इंडस्ट्री में जाना है, ये कैसे डिसाइड किया? तो बेसिकली क्या है कि मेरी जो पुराना एक्सपीरियंस था वो मैं हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी से ही काम कर रहा था। मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मेरी जॉब की जर्नी थी। बट क्या है कि उस टाइम पे कि मुझे न्यू हब से स्टार्ट करना है, तो ये जो पॉइंट्स आया वो ना मेरे बिजनेस छोड़ने, वो मेरे जॉब छोड़ने के 1 साल के बाद आया। क्योंकि उससे पहले ना मैं कुछ और कर रहा था उस टाइम पे। मेरी थोड़ी मतलब मैं बिजनेस भी कर रहा था, बट मैं बिजनेस करते करते कुछ रिसर्च पे भी काम कर रहा था। तो ये जो मेरी जो जर्नी है ना, बड़ी 1 साल जॉब छोड़ने के बाद से मेरा न्यू हब शुरू हुआ। तो वहां पर मेरे रिसर्च करते करते आया है कि यार इंडिया में ना एक चीज की बहुत कमी है कि ना इंडिया में उस टाइम पे ना इंटरनेशनल ब्रांड्स आते थे। तो मैं बात करूं नेचर्स बाउंटी, वाओ न्यूट्रिशन, ऐसे ब्रांड्स आते थे मार्केट में और बड़े एक्सपेंसिव होते थे। तो वी थॉट कि यार इंडियन ब्रांड्स को इंडिया में बनाना चाहिए, और इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्सपेंसिव हैं, कुछ ही लोग ले पाते हैं, तो हम कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी थॉट कि यार एक ब्रांड हम लोगों को बिल्ड करना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, जो लोगों को कन्वीनियंसली इजीली मिले। क्योंकि कई बार क्या उस टाइम पे एक प्रॉब्लम भी चल रही थी इंडिया में कि इंपोर्ट कई बार होता था, कई बार नहीं होता था। लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट लेना शुरू करा, उसके बाद वो प्रोडक्ट ही इंडिया में आना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक जो जर्नी है, सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस चल रहा था। एंड जो हाई प्राइसिंग है कि क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकॉज ड्यू टू 3 फैक्टर्स की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एंड लॉजिस्टिक्स लगती है, एंड सम इंपोर्टर्स का मार्जिन होता है। तो ये एक चीज को देखते हैं कि इंडिया में अपने ब्रांड्स को बिल्ड करना चाहिए। और फिर हमने न्यू हब शुरू करा, और न्यू हब में शुरू करते वक्त हम लोगों ने बस यही देखा कि हमें ना प्राइस
ट्रिक करना है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हर लोगों तक पहुंचना है, तो वहां तभी आपको अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा और एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना है, क्वालिटी के साथ जाना है। तो यही 3-4 हम लोगों ने फैक्टर्स, और जो स्टिल हमारे जो पहले बेसिक्स थे वो आज भी हमें हमारी आज भी हमारी पहली प्रायोरिटी क्वालिटी रहती है, प्राइस अफोर्डेबल रहे, हर कंज्यूमर एक्सेस कर पाए। तो यही चीज को लेके हम आज भी प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड क्योंकि हम हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो हेल्थ केयर इज ऑल अबाउट ट्रस्ट बिजनेस, तो ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो इस पूरी जर्नी में जब से हमने बिजनेस शुरू करा, पिछले 9 साल की 8 साल की हमारी जर्नी है, तो उसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 30 लाख कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीता है, और उस कंज्यूमर के ट्रस्ट पे ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं, और आने वाले 10 साल में वो 30 से भी मल्टीफोल्ड होगा। तो उसको देखते हुए वो उसी के फ्यूचर विजन में हम काम कर रहे हैं, और लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करें, कैसे लोगों के घर में एंटर करें प्रोडक्ट हमारे, तो उसी चीज पे हम हमेशा काम कर रहे हैं। और वही हमारा पहले दिन का विजन था, आज भी हमारा वही मोटो है, सेम मोटो के साथ हम काम कर हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो इस मार्केट में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन है। करेक्ट। तो आपने कैसे इस कंपटीशन को बीट करा, और क्या माइंड में थॉट आया कि आपके लिए क्या क्या कॉम्पिटिशन्स और बढ़ सकते हैं? तो देखिए क्या है कि यू आर राइट कि हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में बहुत ज्यादा क्राउडेड कैटेगरी है, कंपटीशन है। और कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन हर कैटेगरी में है, अनटिल अनलेस आप उस कैटेगरी में नहीं काम करते तो शायद आपको नहीं पता होता है। तो कंपटीशन में हमेशा हमें क्या दिमाग में रहता है कि यार कंपटीशन से कैसे काम करें, कंपटीशन से कैसे आगे लगें। तो हमारे 3-4 फैक्टर्स हमेशा रहते हैं कि अगर आप कस्टमर्स को इनोवेशन पे काम नहीं करोगे, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करोगे, विदाउट इनोवेशन वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। तो इनोवेशन हमारे लिए पहला प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने इंडिया में पहली बार जब जो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ओमेगा 3 डीप सी फिश ऑयल, वो हमारा इनोवेशन की वजह से है, क्योंकि इंडिया में पहली बार हमने फ्लेवर्ड ओमेगा लॉन्च किया। और कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि कस्टमर की एक प्रॉब्लम है कि यार आफ्टर टेस्ट आता है, तो हमने फिश आफ्टर टेस्ट पे काम किया। तो ये हमने जब वैल्यू ऐड करी, और उसी का हमारा सक्सेस पॉइंट है कि न्यू हब आज के टाइम पे बिना एज अ बूट स्ट्रैप कंपनी आज 100 करोड़ प्लस वैल्यूएशन है हमारी कंपनी की, 30 लाख प्लस कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। तो वो विदाउट इनोवेशन आप नहीं सक्सेस कर सकते। इनोवेशन प्लस क्वालिटी हमेशा ये 2 पैरामीटर्स हैं कोई भी ब्रांड्स के, और यही 2 पैरामीटर्स पे हम आज भी काम कर रहे हैं। हो सकता है डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट कुछ पैरामीटर्स हो, बट हमारे ये 2 मेजर पैरामीटर्स ही। इंडियन कंज्यूमर के साथ क्या चैलेंजेस फेस करे आपने? तो इंडियन कंज्यूमर के साथ ना सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो प्राइस का है। तो प्राइस एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर क्या है ना, वो प्राइस पे नहीं करता। वो आपको कहता है कि भैया आप अगर वैल्यू नहीं दोगे ना मुझे, तो मैं आपको प्राइस नहीं दूंगा। अनटिल अनलेस आप पुश एक बार कर लोगे, कस्टमर को आप पुश कर लोगे मार्केटिंग के थ्रू, तो पुल तो तभी आएगा जब आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे विद अ जेन्युइन प्राइस। तो ये एक इंडियन कंज्यूमर है। और दूसरा चीज क्या है कि आज के टाइम में पिछले 1-1.5 साल में पिछले 10-5 साल में ना बहुत कंज्यूमर बिहेवियर चेंज आया, साइकोलॉजी कंज्यूमर की भी चेंज आई है। नए नए ब्रांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो जितना जल्दी एंटर कर रहे हैं उतना जल्दी एग्जिट भी कर रहे हैं कंज्यूमर। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप उनको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो एग्जिट कर लेंगे। तो स्टिकनेस थोड़ी कम है इंडियन कंज्यूमर्स के साथ, बट वो धीरे धीरे और ज्यादा आएगी जैसे जैसे आप एजुकेट करोगे कंज्यूमर्स का, और ज्यादा अवेयरनेस बीच में जाएगी हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में, वो स्टिकनेस जरूर आएगी कंज्यूमर्स की। आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि प्राइस से भी ज्यादा कंपटीशन मुझे लगता है कि शायद अवेयरनेस का है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को अवेयर करना अपने आप में एक चैलेंज है। बट आपको लगता है कि लास्ट 2 इयर्स में मार्केट चेंज हुई है? हाँ देखिए, यस ऑफ कोर्स मार्केट तो हर दिन चेंज हो रही है। लास्ट 2 इयर्स नहीं है, मार्केट तो पहले भी चेंज थी, आज भी चेंज हो, और आने वाले टाइम में चेंज होगी। वो तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको भी कंज्यूमर के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अवेयरनेस हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में ऑफ कोर्स अवेयरनेस अभी कम है, उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है इन कंपेयर टू, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में मोर अवेयरनेस है। डिफरेंट कंट्रीज में आप जाओगे तो हमारे इंडिया में अभी क्या है कि हमारे इंडिया में अभी कंज्यूमर अवेयरनेस इस कैटेगरी में कम है, वो बट काफी इंप्रूवमेंट चेंज हुआ है, और आने वाले टाइम में और भी चेंज होगा। हम जैसे ब्रांड जो न्यू एज ब्रांड्स हैं
वो भी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। और अभी तो यू डोंट बिलीव कि मैं ऐसे ऐसे कंज्यूमर से मिलता हूँ जाके, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि मैं किसी कंपनी का फाउंडर हूँ, इस कैटेगरी में काम करता हूँ। तो लोग ले रहे हैं, मतलब मेरे जैसे शहर में जाके अब लोग ओमेगा मल्टीविटामिन अपने डेली रूटीन में ऐड कर रहे हैं। लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ आफ्टर कोविड के बाद बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने एस्थेटिक लुक्स पे काम कर रहे हैं अब लोग। तो वो एक चीज है कि लोगों को अब ये चीज समझ में आया है कि यार हेल्थ एक सबसे बड़ी वैल्यू एसेट्स है जिसपे हमें काम करना चाहिए। जो पुराने लोग कहते थे कि भाई हेल्थ इज अ वेल्थ, तो अभी उसको मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इज वैल्यूएबल एसेट्स फॉर यू। तो आप अपनी अगर हेल्थ पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप लंबा काम नहीं कर पाएंगे। और अभी इसी चीज को लेके बाकी कंपनीज भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे और बढ़ेगा। इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर बेस, तो वहां पर अभी तो इंडिया अभी शुरू हुआ है और अगले आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ चेंज होगा इंडिया में। तो आई थॉट और भी ब्रांड्स बनेंगे, और जो न्यू एज ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें सर, हेल्थ को लेके ना पहले भी काफ़ी कंपनीज चलती आई हैं, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब उनकी सेलिंग होती थी। लाइक अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो ये जो MLM पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से आपका सेलिंग पॉइंट है और आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं? तो बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जो आप MLM की बात कर रहे हैं, तो हर कंपनी की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। कुछ कंपनीज MLM में कर रही हैं, कुछ कंपनीज वाया इन्फ्लुएंसर्स कर रही हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस हो गया। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है वो हम ना ओमनी चैनल करते हैं, जस्ट लाइक कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर के साथ हमें ज्यादा कनेक्ट है। कि अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो हम वी आर अवेलेबल अक्रॉस इंडिया में, हम अपोलो फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली NCR में हम मोर देन 500 रिटेल स्टोर्स पे काउंटर अवेलेबल हैं, और वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भी हम सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, क्विक कॉमर्स पे हैं। तो अब क्या है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि जितना हम कंज्यूमर के पास पहुंचे उतना हमें ज्यादा इनपुट मिलेगा, और उतना हम कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कंज्यूमर से जितना आप दूर रहोगे ना, वो फीडबैक उतना कम आपको मिलेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडिल मैन है कि ये, और जितना आप कंज्यूमर के साथ रहोगे, क्लोजली रहोगे, उतना जल्दी। तो इनफैक्ट हम आज भी मैं कई बार जब मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने कंज्यूमर्स के रिव्यूज पढ़ता हूँ, और स्पेशली गुड रिव्यूज पे मैं फोकस नहीं करता, मैं बैड पे फोकस करता हूँ कि मोटा माटी क्या वो बैड रिव्यूज क्या बोलते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं उन रिव्यूज के हिसाब से कि अपने अंदर क्या चेंज लेके आए और कैसे चेंज लेके आए, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके, चाहे वो क्वालिटी को लेके, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। तो हर कंपनी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। हमारी डायरेक्ट टू कंज्यूमर की स्ट्रैटेजी है, हम कंज्यूमर के बिल्कुल क्लोजली रहना चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम को उनके साथ बैठ के सॉल्व करना चाहते हैं, रादर देन कि ठीक है कि हम दूर से जाएं। तो इनफैक्ट मैं कई बार क्या है कि मैं खुद पर्सनली जाके, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फार्मेसी स्टोर से, इनफैक्ट मैं अपना ब्रांड खुद खरीदता हूँ फार्मेसी स्टोर से जाके। हाँ, तो वो इसलिए खरीदता हूँ, और उनको मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ या मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, और खुद जाके खरीदता हूँ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं मल्टीविटामिन ओमेगा मैं रेगुलरली लेता हूँ। तो मैं उनको जाके यही बोलता हूँ कि भाई मुझे बेस्ट कंपनी का एक ओमेगा दे दो, बताओ कौन सा है। तो वो 2-3 रिकमेंड करते हैं जो उनके पास अवेलेबल होता है। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई ये क्यों अच्छा है, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या बेनिफिट हैं, कौन सा सस्ता है, किसका क्या प्राइस ऑफ पॉइंट है। तो मुझे वहां से समझ में आ जाता है कि यार कि कौन सा ब्रांड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसी चीज पे हम फिर काम करते हैं। फिर मैं इनफैक्ट ये भी बोलता हूँ अपने ब्रांड्स के बारे में, कई बार मैं 2-3 चीजें नेगेटिव भी बोल देता हूँ एज अ कि यार ये प्रोडक्ट, अगर ये ब्रांड अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको रिटर्न करके चल जाऊंगा, आपको मेरा फुल्ली रिफंड देना पड़ेगा। तो आई वांट टू चेक कि मेरे रिटेलर का कितना कॉन्फिडेंस है मेरे ब्रांड के ऊपर। तो वो बोलता है मेरे को कि सर हाँ, अगर आपको वैल्यू नहीं ऐड मिली ना तो आप मुझे रिफंड कर, रिप्लेसमेंट में दे दूंगा, आपका रिफंड कर दूंगा। अच्छा, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होगा कि, तो वो चीजें मुझे, मैं चेक करते रहता हूँ, और विदाउट माय सेल्स टीम, बिना किसी को बताए हुए। और इनफैक्ट मैं तो अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूँ कि भाई कि आप ना हमारे वेबसाइट से ना खरीद के रिटेल काउंटर से खरीदो या हमारी खुद की वेबसाइट से खरीदो, जिससे आपको जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप फीडबैक दो, इमीडिएटली हम इंप्रूव करेंगे। क्योंकि बिजनेस ना फीडबैक से बनते हैं, इंप्रूवमेंट्स के साथ बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो
लेगेसी ब्रांड है, उन्होंने शुरू क्या किया था, वो आज कहाँ पहुंच गए, ऐसे ही सेम हर ब्रांड के साथ है। तो वो भी जैसे ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है, ऐसे ही ब्रांड का भी बिहेवियर चेंज होता है। वो करेक्ट। शुरू करता कुछ और है, पहुंच कहीं और जाता है, और फिर उसको धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऐसे ही ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड इज अ टाइप ऑफ कि यार वो आपका बेबी है, आपको उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी से आपको आगे वैल्यू ऐड मिलेगी। अमेजिंग। ये आई थिंक ट्रू एंटरप्रेन्योर की निशानी है ये, जो आप करते हैं कि रिटेलर के पास जाके डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बाई करना। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, ओमेगा 3 को लेके बात करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि जैसे हम अगर फिश ऑयल लेते हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपने सुना होगा कि कहते हैं उसके ऊपर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। हाँ नहीं ले सकते। तो ये इसका क्या मतलब, इज इट ट्रू? यस, इट इज 100% ट्रू। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने एक्चुअली, बहुत लोग बोलते हैं, बट मैंने खुद से भी किया अपने ऊपर। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि जब भी मेरा कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो मैं और मेरी टीम क्या है कि एक्सपेरिमेंट खुद पे करते हैं बिफोर दैट, कि भाई कि कंज्यूमर्स को लॉन्च करने से पहले। तो मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि आपको ये चीज है कि आपको जब आप ओमेगा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिश ऑयल ले रहे हैं, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन थोड़ा डिले करके करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो ना एक्चुअली क्या है, ओमेगा जब आपके अंदर आप कंज्यूम करते हो, तो उसमें जाके ना ब्लास्ट होता है। तो वो जैसे वो ब्लास्ट होता है आपके स्टमक के अंदर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट वो जगह जाते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो रिएक्ट करते हैं अगर डेयरी प्रोडक्ट है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए, और उसमें अगर लेना है तो कुछ गैप मेंटेन, 1 आवर 2 आवर्स का गैप मेंटेन करो, तो वो ज्यादा अच्छा है मतलब आपके लिए। कहीं क्योंकि क्या होता है कि जब आप वो करते हैं तो होता कुछ नहीं, जनरली सिर्फ आपको वोमिट की फील आती है कि आपको वोमिट होने वाला है, या फिर थोड़ा डाइजेशन आपका खराब होने वाला है, तो ये सब फील आता है। बट फॉर वो जैसे ही वो थोड़ी देर के बाद, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, वो सटल अपने आप ही हो जाता है, 1-1.5 घंटे बाद फिर सटल हो जाता है। तो ये चीज इंडिया में सप्लीमेंट की मार्केट्स कितनी ग्रो कर रही है? तो इंडिया में सप्लीमेंट्स की मार्केट तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर मैं बात करूं कोविड के बाद से स्पेशली, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर काफी तेजी से रैपिडली ग्रोथ किया है, और डिफरेंट ब्रांड्स भी नए बहुत ज्यादा आ गए हैं, और लेगेसी ब्रांड ने भी एंटर करना शुरू किया है। और अभी जिस स्पेस से चल रही है, अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में उसका 2x स्पेस से वो ग्रो करेगी, क्योंकि सबको ये समझ में आने लगा है कि डॉक्टर से जाने से अच्छा है अपनी हेल्थ पे खुद काम कर लो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन को लेके कंटेंट ना इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है। अगर आप आज चैट जीपीटी से आप पूछ लोगे कि भाई मेरे को कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, तो आज की टाइम में आपको चैट जीपीटी भी बता देगा किसके क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं, और जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी, तो लोगों का क्या है कि अवेयरनेस बढ़ती चले जाए, तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के पे ज्यादा काम करेंगे कि भाई डॉक्टर से जाने से अच्छा है अपने आप को पहले ही ठीक कर लो। आपको अगर मेरे को लेट्स से एग्जांपल, मुझे पता चल जाता है कि मेरे को ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसको खुद ही ठीक करने पे काम करने की कोशिश करूंगा कि भाई मेरे को ये पता है मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो मैं विटामिन डी लेना शुरू कर दूंगा। तो वही सेम चीज है, जैसे जैसे एजुकेशन मिलती चल जाएगी वैसे वैसे ग्रोथ होती चल जाएगी। और अभी तो इंडिया में अभी तो शुरुआत है इसकी, आने वाले 10 सालों में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा सप्लीमेंट लेगा। बच्चे का मतलब टीनेजर, सबको पता चल जाएगा कि यार मुझे मल्टीविटामिन क्यों लेना चाहिए, आपको ओमेगा क्यों लेना चाहिए, आपको प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। तो वो सारी चीजें आने वाले टाइम में बहुत चेंज आएंगे। इनफैक्ट छोटे बच्चे को भी डॉक्टर रिकमेंड करता है लिक्विड मल्टीविटामिन। हाँ, वो करता है, उसको पता है कि यार बच्चे का ना, मतलब छोटे बच्चे को क्या है कि उसका माइंड ग्रो करना है, उसकी बोन्स पे काम करना है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई उसको मल्टीविटामिन दो, ईपीडीएचए के लिए आप उसको ओमेगा दो, और जिससे क्या उसका, क्योंकि बच्चे का क्या है कि जो ग्रोथ है, ब्रेन की ग्रोथ, वो अमूमन क्या है 6-7 साल तक काफी रैपिडली होती है। तो उसी टाइम पे वो लोग रिकमेंड करते हैं, और उसकी बोन्स पे भी, कि उसकी बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता चल लगा है कि अभी एक्सटर्नल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो नेचुरल तो रहे नहीं है, ऑर्गेनिक तो वो रहे नहीं है, उसमें भी केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं। तो वो जो न्यूट्रिशनल गैप है बच्चों के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या है सप्लीमेंट से आए और इन सब चीज से आए। एंड जो इवन क्या है कि डॉक्टर के साथ साथ अब तो पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड हो गए हैं, और तो जो वो भी खुद से ही रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर को खुद बोलते हैं, डॉक्टर साहब कि आप हमें ना ये बताइए कि हमारे बच्चे को कौन सा मल्टीविटामिन देना चाहिए, हम ये दे रहे हैं, क्या वो ठीक है नहीं है।
मैं ये दे दूं, तो ये 3-4 क्वेश्चन तो आज के टाइम में डॉक्टर से लोग पेरेंट्स जाते ही पूछ लेते हैं उसके कुछ बोलने से पहले ही। तो अब पहले तो डॉक्टर जैसे बोल देता था वैसे ही लोग सुन के आ जाते थे, बट इवन तब तो क्रॉस क्वेश्चनिंग चलती है डॉक्टर के साथ। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो चल रही है ना, तो दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। तो वो एजुकेशन से आई है, और जैसे जैसे ये आती चली जाएगी, इवन लोग अपना बच्चों के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी, उनको पता है कि मेरी मदर को अगर जॉइंट पेन है तो उन्हें ओमेगा लेना चाहिए, उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो ये डेफिशिएंसी लेनी चाहिए। तो वो सब चीजें आ रही हैं, तो वो चल रही हैं, और ये धीरे धीरे अच्छा है। और जैसे जैसे ये ग्रो करेगी ये कैटेगरी, वैसे वैसे और ब्रांड्स ग्रोथ करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। बट सिर्फ एक ही चीज आएगी, सस्टेन वही कर पाएगा जो क्वालिटी पे काम करेगा। वेरी ट्रू। ठीक है, तो आप भी, मेरा एक चीज है, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल हो या कोई भी कैटेगरी हो, बी रियल, बी ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट है कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। करेक्ट। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर भी आपका एक दिन साथ छोड़ देगा। और कंज्यूमर ही सबसे बड़ा आपका मार्केटियर है। तो कंज्यूमर, जितना आप कंज्यूमर का ध्यान रखोगे, तो उतना कंज्यूमर आपका ध्यान रखेगा। वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है, वो पहले भी काम करती थी, आज भी काम कर रही है, और कल भी करती रहेगी, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में। तो वो तो हमेशा रिकमेंडेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कुछ नहीं है। तो ये है कि कंज्यूमर, वो एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एज अ फाउंडर आपको क्या करना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर इज किंग एंड यू आर स्लेव। तो आप इस थ्योरी के साथ अगर काम करोगे ना, तो आप अच्छा ब्रांड, आप अच्छा बिजनेस जरूर बनाओगे। वेल सेड। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में सर, बर्नआउट ना बहुत कॉमन है। तो आप कैसे अपने मेंटल पीस को रखते हैं? तो बेसिकली क्या, बर्नआउट कॉमन तो है, बट बर्नआउट की ना डेफिनेशन एक अलग अलग है हर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्योंकि रीजन क्या है ना, कि आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बर्नआउट कर क्यों रहे हो। तो बर्नआउट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर एनी कंपनी। कि अगर आप बर्नआउट कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो इज अ बैड थिंग। अगर आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो, और आपको पता है कि मुझे कब तक बर्न करना है और कब जाके बर्न को स्टॉप करना है और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो बर्न इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज, एंड उसको मेंटली कैसे करें, वो मेंटली स्ट्रांग होता है कि जब आपके पास स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे कब बर्न करना है, कब बर्न नहीं करना, कब मुझे ऑप्टिमाइज करना है, कब नहीं करना। तो वो सारी चीजें हैं। और जब व्हेन यू स्केल एनी बिजनेस ना, जब हम भी अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, तो बर्न हमारे साथ भी आते हैं। बट हमें ये पता होता था कि हमारी डीप पॉकेट्स कहाँ तक है, कि हमें बर्न कहाँ तक अलाउ कर रही है। मतलब आप कंपटीशन के चक्कर में आप अपने आप को बर्न करे जा रहे हो कि मैं कंपटीशन के लिए, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। बट या फिर आप सस्टेनेबिलिटी के लिए सिर्फ बर्न कर रहे हो, ठीक है, ग्रोथ के लिए बर्न कर रहे हो, और आपको पता है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपका बर्न खत्म होके वो प्रॉफिटेबिलिटी पे, पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगी। तो कोई चीज गलत नहीं है, और वो स्ट्रैटेजी से आती है, मेंटली प्रिपेयरनेस से नहीं आती कि यार मैं मेंटली प्रिपेयर हूं। नहीं, वो स्ट्रैटेजी से आती है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी टीम की स्ट्रैटेजी, आपका राइट ऑफ मतलब डायरेक्शंस क्या कहती हैं, और आपके जो मैथ्स है क्या बोलती है, वो आपकी जो पीएनएल है क्या बोलता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। और यही एक है, कोई मेंटल स्ट्रांगनेस इसमें मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि है, बट आपकी स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप में ना सर, सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करना। तो वो जर्नी आपकी कैसे रही? तो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करना, हाँ ठीक है, इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करना एक चैलेंज होता है। बट जब हम इन्वेस्टर्स को पहली बात तो हमने ना इन्वेस्टर्स को फाइंड करने की कोशिश करी, क्योंकि शुरुआती दिनों में ना हमें ही खुद इन्वेस्टर रीच आउट करते थे। तो जब रीच आउट करते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि इन्वेस्टर्स का रोल क्या है कंपनी में। तो हमें तो सिर्फ इतना पता था कि इन्वेस्टर सिर्फ किसे फंडिंग होगी, फंडिंग देगा, नेटवर्क एक्सेस देगा, और थोड़ा मेंटरशिप भी देगा। तो ये एक रोल था, और हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते थे। ठीक है यार, हम सब कुछ बता देते थे भाई कि ये चीज है। और हमें भी मेल आती, कई बार क्या होता है कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं मार्केट में, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंड कंपनीज होती हैं, वो आपको कनेक्ट कराती हैं। तो हम लोगों ने तो काफी इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, उन्होंने कुछ ने हमें रीच आउट किया, बट हम फंडिंग नहीं उठा पाए। उसके पीछे का कुछ सर्कमस्टांसेस थे कि ठीक है यार, हम अच्छे से अपनी स्टोरी को नहीं बेच पाए, या हम हमारे कुछ हमारे फेलियर्स हो सकते हैं। मैं इन्वेस्टर्स के नहीं बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम है, बट
बाद में ये समझ में आ गया जब ये सारी जर्नी हमारी खत्म हो गई इन्वेस्टर्स की और ये सब चीज के पिछले 1-2 साल 2-3 साल करने के बाद, तो हमें समझ में आ गया कि इन्वेस्टर्स का सिर्फ एक ही रोल है एक कंपनी में, वो आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचो कि आपका नेटवर्क देगा, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, उसकी चॉइस है। अगर उसके पास राइट ऑफ सेट ऑफ नेटवर्क होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको स्किल्स देगा, वो भी नहीं, वो आप ही को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको टीम देगा, वो आपकी गाइड कर सकता है, आपके डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, बट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। तो ये सारी चीजें क्या है, इन्वेस्टर्स के साथ हैं, और वो आपकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और उसी पैसे की प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टर के पास जाना है या आपको बैंक के पास जाना है। हमने उसी प्रॉब्लम को समझ लिया कि भाई हमारे लिए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स हमारा बैंक है, हमारे बैंकर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके साथ हम ग्रो कर रहे हैं। तो जब हमें इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ एक ही मेंटली प्रिपेयर के साथ जाएंगे, भाई सिर्फ आपसे सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी चीज हमारे पास खुद है। डोंट वरी अबाउट कि नेटवर्क मिलेगा या आप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ही खुद करना पड़ेगा। तो ये एक इन्वेस्टर्स का रोल है एक स्टार्टअप्स में, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है जो मेरी एक जो है। बाकी हर इन्वेस्टर के साथ अपने अपने कुछ वैल्यू एडिशंस होते हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, वो रहेंगे इन्वेस्टर के साथ। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीजों को लेकर। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी डिसाइडेड थी? नहीं, ऑब्वियसली क्या है, डेस्टिनी का तो बहुत बड़ा रोल है, और स्पिरिचुअलिटी का तो एक बिजनेस में, मेरी लाइफ में खुद बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बीइंग क्योंकि रीजन क्या है ना, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मतलब मैं विश्वास रखता हूँ कुछ चीज़ों पे। अगर मेरी जर्नी की बात करें तो जहाँ आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और जहाँ मेरी जर्नी जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वो सब स्पिरिचुअलिटी की वजह से आता हूँ। कि अगर मेरा वहाँ पर विश्वास ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके मतलब लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जब आप अपने लो फेज में चल रहे होते हो या आपके साथ कुछ नेगेटिव्स चल रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका उससे निकलने का कि आप मैं भी आज भी करता हूँ वो चीज़। क्या जब मुझे लगता है कि यार मेरा दिन सही नहीं जा रहा या मैं जो चाह रहा हूँ उसकी तरह, तो मैं खुद मंदिर में जाके कई बार टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, रादर देन कि यार ये कर लूँ वो कर लूँ। एंड इनफैक्ट क्या है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो भी मेरी एक शुरुआत वहीं से शुरू होती है कि यार बिना स्पिरिचुअलिटी के तो लाइफ स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं क्या ना, ये आपके ब्लड में भी आता है। मैंने अपने फादर से बहुत कुछ इस चीज़ के लिए सीखा। मेरे फादर बड़े स्पिरिचुअल थे इस चीज़ को लेके, और उनसे बहुत डिसिप्लिन सीखा, उनसे हार्ड वर्किंग सीखी। तो ये आपकी उससे आता है। और अगर आप कुछ अच्छा बनाने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप सोचो कि आई एम द ओनली वन की जो मैंने किया है, हम तो सिर्फ एक, सही बताऊं तो आई एम द मिडिल मैन ऑफ, कि मैं भगवान का एक मिडिल मैन हूँ जो मैं ये कर रहा हूँ और जो मेरे से कराया जा रहा है। तो दैट्स द थिंग कि मेरे को, अगर मेरे से ये कराने के लिए मुझे भगवान ने चुना है और मुझे बोला है कि भाई कि आपको चुना है, तो इसीलिए मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। अदरवाइज लॉट्स ऑफ पीपल इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, आप ही को क्यों मौका मिला? तो कुछ ना कुछ तो आपके कर्माज रहे हैं उस चीज को लेके। तो वो अगर आपको वो मौका मिला है या मेरे जैसे और लोगों को मौका मिला है, तो उस चीज के लिए आप भगवान का थैंक यू कहिए, अपने पेरेंट्स का थैंक यू कहिए, रादर देन कि ईगो के कि मैंने किया है, वो मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप उस चीज के साथ। जी। कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल हैबिट या फिलॉसफी जो आप रूटीन में फॉलो करते हैं? तो स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मैं हमेशा जब भी अपने घर से जाता हूँ तो मैं हमेशा पूजा करके निकलता हूँ। तो वो मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, और वो पार्ट भी नहीं है मेरे लिए, मतलब इम्पोर्टेंट है, और वो मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब मेरे को अंदर फील आती है कि यार आज जो भी करना है सब इन्हीं की वजह से करना है। तो ये मेरा हमेशा से पार्ट रहा है अपनी लाइफ का, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब और ज़्यादा उसमें डेप्थ आई है। और क्योंकि मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ इन सब चीज़ों पे, और जो अब तक हुआ है वो भी अच्छा हुआ है और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। अभी हमारा सर एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड। आपको अच्छा, बहुत क्विक से आंसर करना है। ठीक है। तो मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन ये सबसे, मतलब मैं जब भी किसी को रैपिड फायर करते देखता हूँ तो इसमें क्या होता है कि ना, मतलब काफी सेलिब्रिटीज करते हैं या कुछ पॉडकास्ट के साथ भी, तो ये मतलब बोला जाता है कि ये ना सबसे टफेस्ट राउंड होता है। आपको इंस्टेंट आंसर देना है, बड़े सोच समझ के आंसर देना है। तो ये एक चीज जो है ना, मतलब जो मुझे लगता है कि शायद
मैं पहली बार कर रहा हूँ ये सब चीजें, तो लेट्स सी कैसा होता है। बट हमने बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं, आई हाँ। एम श्योर आप बहुत इजीली आंसर करेंगे। डन। एक वेलनेस हैबिट जो आप हर दिन फॉलो करते हो, नो मैटर व्हाट। सो बेसिकली मेरी वेलनेस एडिंग की कि मैं ना डेली अपनी लाइफ में सप्लीमेंट्स ऐड करता हूँ, तो वो चीज़ है। एंड जिम में रेगुलरली जाता हूँ। ओके, आपका फेवरेट न्यू हर्ब्स प्रोडक्ट जो आप खुद रोज यूज करते हैं? तो मैं मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 मैं डेली यूज करता हूँ। मेरा डीप सी फिश ऑयल एंड द ट्रू विटामिन प्रोडक्ट मैं डेली यूज करता हूँ। ओके, अगर एक स्पिरिचुअल या बिजनेस मेंटोर के साथ डिनर का मौका मिले तो वो कौन होंगे? तो स्पिरिचुअल की बात करूँ तो मैं ना सदगुरु जी को फॉलो करता हूँ, और वो काफ़ी अच्छा, उनसे मैं इंस्पायर हूँ। उनके जो पॉडकास्ट हैं, जो उनकी वीडियोस हैं, वो मैं देखता रहता हूँ, तो उससे मुझे। और अगर मैं बिजनेस मेंटोर की बात करूँ तो लॉट्स ऑफ हैं, मतलब डिनर करने का मौका मिलेगा तो उसमें तो मतलब हमारे जो इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो जिससे भी मौका मिल जाए उससे अच्छा है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक जर्नी है, सबके पास जी। अपनी अपनी एक नॉलेज है। बहुत अच्छा। एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब, अगर सिर्फ एक चूज करने को फेवर मिले तो आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली मैं एंटरप्रेन्योर कर रहा हूँ, तो एंटरप्रेन्योर ही है मेरे लिए। तो जॉब मैं कर चुका हूँ, और एंटरप्रेन्योर में मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, पैशन है मेरी लाइफ में। एक बुक या पॉडकास्ट जिसने आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है? तो हाँ, एक बुक है जिसने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है, जो मुझे मतलब कुछ ही टाइम पहले मैंने पढ़ी है, द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स। तो वो बुक्स मेरे को काफी बिजनेस लेसन दिए हैं, और मैंने एक चीज वहां से सीखी है कि मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। मतलब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, मतलब सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। तो वहां पर मुझे 3-4 चीजें बहुत सीखने को मिली हैं, तो उनमें से एक ये चीज है, जो कंक्लूजन है उसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है। ग्रेट, इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत ग्रो करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक आपको भी, कि आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करे, एंड आपके व्यूअर्स को जो आप नॉलेज देना चाहते हैं, आई होप वो उनको मिली होगी। एंड अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आता है, कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये चीज़ के लिए। तो शायद मैं आपकी ऑडियंस और व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, एंड सक्सेस आपको मिलेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। जो लोग बोलते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, रियली में वो कोई शॉर्टकट नहीं है। और जब आपको डेस्टिनी आपको सक्सेस देगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किधर किधर से क्या क्या सक्सेस आ रही है। जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।